हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। हम यूनिट 8 कर रहे हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हमारी क्लास 7 रहेगी। हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहती है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई भी बैरियर नहीं होगा। इसके साथ ही हमने यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 7 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको वो देख सकता है। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और साथ में आप चैनल को सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो बच्चे नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी इसके ले सकते हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी लगती हैं, तो रेगुलर क्लासेस के नोट्स जो होते हैं वो आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का आपका टॉपिक है प्लेस डिसीजंस। कल की क्लास में हमने 2 डिसीजन को कर लिया था, प्रोडक्ट डिसीजन को एंड प्राइस डिसीजन को। आज का हमारा टॉपिक है प्लेस डिसीजन। आज हम इसको देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, आपकी जैसे वस्तुएं होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगता है। डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा अब चीज़ों को। अब प्लेस भी तो होगा जहाँ पर आपको चीज़ें उपलब्ध करी जाएंगी, वो भी तो एक होना चाहिए, फेसिबल होना चाहिए, वो भी तो एक। तो उसी को आप प्लेस डिसीजन बोलते हो कि जहाँ पर कस्टमर को चीज़ें, प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवाए जाएंगे, उस प्लेस को आप प्लेस डिसीजन कहते हो। इसके रिगार्डिंग जब आपके इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग होंगे, तो इसको आप बोलते हो प्लेस डिसीजन। चलिए देखते हैं। दीज रिलेटेड टू हाउ अ प्रोडक्ट इज डिलीवर टू कस्टमर। इसमें यह देखा जाता है कि किसी तरह से एक प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा कस्टमर्स को। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आते हैं, इनको इसमें शामिल किया जाता है। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सब प्लेस डिसीजन में होंगे। रिटेल एंड ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज जो आएंगी वो सब आपके प्लेस डिसीजन में आएंगी। इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को हमने कल की क्लास में कंप्लीट देख लिया है कि क्या होता है। शुरू से लेकर एंड तक, डेस्टिनेशन तक जब चीज़ों को पहुंचाते हो, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोलते हो। तो उस सब का डिसीजन आपका प्लेस डिसीजन में लिया जाएगा। मार्केट कवरेज, लोकेशन स्ट्रैटेजी, तो ये सब आपका प्लेस डिसीजन के अंदर आएगा। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के आपके पास फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है हेल्प्स इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका प्लेस डिसीजन है वो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो एक स्थान से वस्तुओं को दूसरे स्थान तक जब आपको लेके जाना है, तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना पड़ेगा। फिजिकली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ेगा, तभी तो वस्तुएं आपके कंज्यूमर तक पहुंचेगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन को शामिल किया जाता है। ठीक है, स्टोरिंग को शामिल किया जाता है, वेयर हाउसिंग, गोडाउन, इन सब में चीज़ों को असाइन करके रखा जाता है और यहाँ से वस्तुओं को कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। दूसरा आपके पास आता है प्रमोट कम्युनिकेशन। अब जो आपके मार्केटिंग इंटरमीडिएटर होते हैं वो प्रमोट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को। कौन प्रमोट करता है? जो आपके मार्केट इंटरमीडिएटर होते हैं। वो आपका होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है। ये आपके इंटरमीडिएटर है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो चैनल मेंबर होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट के, और उनको पुश करने के लिए कस्टमर्स को। तो ये सब आपके अब प्रमोट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की बातचीत कौन करता है? आपका इंटरमीडिएटर करता है, जो कस्टमर से भी रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरर से भी रिलेटेड होता है, जो फीडबैक को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाता है कंज्यूमर के, और उसके अकॉर्डिंगली इनको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसके बाद आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, जो आपके इंटरमीडिएटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी फीडबैक आपके कस्टमर की आई होती है उन फीडबैक्स को वो मैन्युफैक्चरर को पहुंचाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। प्लेज अ की रोल इन टाइटल ट्रांसफरिंग। अब जिस तरह के आपके इंटरमीडिएटर है, होलसेलर ने चीज़ों को परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर ने उसको एजेंट को दिया या रिटेलर को दिया, तो वहां पर इसका टाइटल भी ट्रांसफर हो रहा है। पहले होलसेलर को आया, होलसेलर से रिटेलर को जा रहा है। इस तरह से टाइटल ट्रांसफर का काम भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर किया जाता है। सपोर्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका रिलेशन होता है मैन्युफैक्चरर के बीच में, कस्टमर के बीच में, एजेंट्स के बीच में, इंटरमीडिएटर के बीच में, उसको भी मैनेज किया जाता है। उसको भी सपोर्ट करने का काम आपका कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आपके पास आता है कि कितने तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं और किस किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपके पास कंज्यूमर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स का आता है, कुछ सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके पास यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
दीज चैनल्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स सोल्ड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब आप अपने इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोड्यूसर चीज़ें मैन्युफैक्चर करके उसको सोल्ड करता है, उसको आप बोलते हो कंज्यूमर गुड्स। तो डायरेक्ट चैनल के अंदर आपको इसको आप जीरो लेवल चैनल भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर चीज़ें सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सोल्ड करी जाएंगी। मैन्युफैक्चरर ने चीज़ें बनाई, उसको सीधे कंज्यूमर को सोल्ड कर दिया, इसको आप बोलते हो जीरो लेवल चैनल। उसके बाद आपके पास आता है वन लेवल चैनल। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इंटरमीडिएटर को शामिल किया जाता है। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को शामिल किया, ठीक है, रिटेलर ने अपनी वस्तुओं को कंज्यूमर को दिया। इस तरह से चीज़ों को परचेज किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक इंटरमीडिएटर आपका बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में आपके पास टू इंटरमीडिएटर को शामिल किया जाता है। मैन्युफैक्चरर ने वस्तुओं को होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर के बाद वो कस्टमर तक चीज़ें जाती हैं, तो इसको आप बोलते हो टू लेवल चैनल। उसके बाद आपके पास आता है थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। यहाँ पर थ्री लेवल के आपके पास क्या आते हैं, इंटरमीडिएटर आते हैं कस्टमर तक चीज़ें पहुँचाने के लिए, इसको बोलते हैं थ्री लेवल चैनल। उसके बाद आपके पास आते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब ये होता है ऐसी वस्तुएं जो बिजनेस टू बिजनेस में दी जाती हैं, इनको फिनिश्ड गुड्स में तैयार करने के लिए अभी फिनिश्ड होना है। एक जगह पर भी रॉ मटेरियल है, दूसरी जगह दूसरे के लिए वो फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए उसको भी रॉ मटेरियल ही मिल रहा है, एक के लिए फिनिश्ड गुड, दूसरे के लिए रॉ मटेरियल। B2B जब आपका बिजनेस किया जाता है उसको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ पर भी आपके पास डायरेक्ट चैनल होते हैं। डायरेक्ट चैनल में आपके पास सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर ने चीज़ों को बनाया और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दिया। कंज्यूमर यहाँ पे होगा जिसके लिए वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रॉ मटेरियल होगा, तो वो ले लेगा। मैन्युफैक्चरर से सीधा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को दिया, डायरेक्टली दिया, इसमें किसी भी इंटरमीडिएटर को शामिल नहीं किया। इसके बाद आपके पास आता है वन लेवल चैनल। अब वन लेवल चैनल के अंदर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को शामिल करते हो जो आपका होता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर तक वस्तुओं को पहुंचाएगा। उसके बाद आपके पास आता है टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल के अंदर आप टू इंटरमीडिएटर को शामिल करते हो, जिसमें आपके पास आता है एजेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो लेवल हो गए। उसके बाद आपके पास आता है सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। अब सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होता है जहां पर आप सर्विसेज को जो है एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे तक पहुंचाता है। इसमें बेसिकली आपका डायरेक्ट चैनल का ही प्रयोग किया जाता है, जहां पर मैन्युफैक्चरर से चीज़ें सीधी कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बेसिकली इसी का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें आता है डायरेक्ट चैनल, मोस्ट कॉमन फॉर सर्विसेज के लिए। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक कंज्यूमर होता है। सर्विस प्रोवाइडर ने कंज्यूमर को वस्तुएं जो है या सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करी, इसमें डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं सर्विसेज। उसके बाद आता है एजेंट बेस्ड चैनल। यहाँ पर आप एजेंट या ब्रोकर को शामिल करते हो, जो यहाँ पर इंटरमीडिएटर कौन होता है, एजेंट और ब्रोकर। उसके बाद आपके पास आता है फ्रेंचाइजी बेस्ड चैनल। जैसे एक आपके पास फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होती है, एक कंज्यूमर होता है। फ्रेंचाइजर ने अपने सब सेटअप को फ्रेंचाइजी को दिया, वो सेम वस्तुएं और सेम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है और कंज्यूमर को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे आपके पास KFC है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, ये सब आपकी MCD है, ये आपके पास क्या है, फ्रेंचाइजीज है, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्वल फैक्टर। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करते हो, आपके पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके इसको इफेक्ट करते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग करोगे, किस तरह से करोगे। जिसमें जैसे मार्केट कंडीशंस होती हैं, बिजनेस कैपेबिलिटीज़ होती हैं। दीज फैक्टर डिटरमाइन वेदर अ कंपनी शुड यूज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाइब्रिड चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन से चैनल को आप यूज करोगे अपने मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर कौन से होते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं उनको आप शामिल करते हो, जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे आता है प्रोडक्ट नेम। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का नेम कैसा है, क्या आपके पेरिशेबल गुड्स हैं। पेरिशेबल गुड्स आपकी वो होती है नासवान वस्तुएं।
कैसी होती हैं? नाशवान वस्तुएं। अब नाशवान वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपकी जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो जल्दी ख़त्म होने वाली होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप जिसको यूज़ कर सकते हो। उनके लिए आपको किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रयोग करना पड़ेगा? उनके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा एक जल्दी से जल्दी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको, शॉर्ट चैनल का आप उसको प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स आती है। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो आपकी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, वो लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर आप लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट। अब कस्टमाइज प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको खुद से कस्टमाइज करवाता है कंज्यूमर, ठीक है। उसमें भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हाईली कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज प्रोडक्ट अगर ये होते हैं तो उसको डायरेक्टली शोल्ड किया जाता है, क्योंकि जब कस्टमाइज करवाए जाते हैं प्रोडक्ट तो डायरेक्टली कंज्यूमर को ही वो दिए जाते हैं। इसमें किसी भी एजेंट का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता, तो इसलिए इसको डायरेक्टली सोल्ड किया जाता है जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं। उसके साथ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, यहाँ पर पैकेज फूड आते हैं, जैसे यहाँ पर होलसेलर और रिटेलर का प्रयोग किया जाए, जिसको आप डेली यूज में आप प्रयोग करते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट वैल्यू एंड प्राइस। प्रोडक्ट वैल्यू एंड प्राइस आपका क्या होता है? हाईली वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है, लग्जरी कार आ गया, ज्वेलरी आ गया, तो ये सब ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू एंड प्राइस के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं जो आपकी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग होती है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट चैनल का प्रयोग करते हो। वहीं पर अगर लो कॉस्ट प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, स्नैक्स है, जो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक मैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हो, जो बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, आप उसको यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आता है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट। एक तो हमने पढ़ा प्रोडक्ट, अब दूसरा है मार्केट से रिलेटेड आप किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करोगे। तो यहाँ पर नेचर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट का नेचर किस तरह का है, मार्केट किस तरह की है। द टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन चॉइसेस। अगर अब आपके पास क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर करता है, इन्फ्लुएंस, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है आपके कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अपनाया जाएगा, कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, कंज्यूमर के डिजायर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली जब आप चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को चुनोगे, तो वो भी एक आपके पास फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद आपके पास आता है कंज्यूमर मार्केट वर्सेस इंडस्ट्रियल मार्केट। अब कंज्यूमर गुड्स कैसी होते हैं जिसको आप कंटिन्यूअसली परचेज करते हो, यहाँ पर आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आप यहाँ पर प्रयोग करते हो, इनडायरेक्ट चैनल का आप प्रयोग करते हो। इसमें आपको होलसेलर, रिटेलर, ऑनलाइन स्टोर, इन सब का आप प्रयोग करते हो जब आप कंज्यूमर मार्केट की बात करते हो। वहीं पर जब इंडस्ट्रियल मार्केट की बात की जाती है तो इंडस्ट्रियल मार्केट में आप डायरेक्ट चैनल का प्रयोग करते हो, क्योंकि यहाँ पर B2B बिजनेस की बात की जाती है, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस में आपका प्रोडक्ट दिया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डायरेक्ट चैनल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है टारगेट कस्टमर प्रेफरेंसेस। जब आप अपने टारगेट करते हो कस्टमर को, उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से जब आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मास मार्केट प्रोडक्ट्स, जो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो हर किसी को ज़रूरत होती है, इसके लिए आप बड़े लेवल के ऊपर, जैसे रिटेल स्टोर, सुपरमार्केट्स में आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, इनडायरेक्ट चैनल को आप प्रयोग करते हो। वहीं पर लग्जरी और निश मार्केट, निश प्रोडक्ट्स जब आपके पास होते हैं, जैसे रोलेक्स वॉचेस होती हैं, तो इनके लिए आप एक्सक्लूसिव एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्रयोग करते हो। उसके बाद आपके पास है बाइंग हैबिट्स एंड कन्वीनियंस। अब कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को परचेज करते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो चीज़ों को परचेज करते हैं, इसके बेसिस के ऊपर भी आप जो है मिडिल मैन को चूज करते हो। इंपल्सिव परचेजेस होते हैं जिसको आप हर जहाँ कहीं पर वो मौजूद होती हैं चीज़ें, जैसे आपका कोका कोला होता है, कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक है जो आपको हर एक रिटेल स्टोर पर वर्ल्ड वाइड में आपको मिल जाएगा, कन्वीनियंस रिटेल लोकेशन के ऊपर आप उसको परचेज कर सकते हो। वहीं पर प्लान्ड परचेजेस होती हैं। प्लान्ड परचेजेस एक ऐसी परचेजेस होती है जिसको आप पहले सोचते हो, विचार करते हो, प्लान करते हो, उसके बाद आप चीज़ को परचेज करने के बारे में सोचते हो। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, जैसे आपका लग्जरी ब्रांड्स हो गए, तो उनको आप परचेज करने के लिए स्पेशल रिटेल स्टोर्स के ऊपर जाते हो, तो उसके आप बोलते हो प्लान्ड परचेजेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट साइज एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर। इसमें आपके पास आता है लोकल वर्सेज ग्लोबल मार्केट। अब लोकल मार्केट होती है, तो लोकल मार्केट के लिए आप जो है डायरेक्ट चैनल का प्रयोग कर सकते हो या शॉर्ट चैनल का प्रयोग कर सकते हो। वहीं पर अगर आपके पास इंटरनेशनल मार्केट होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मल्टीपल इंटरमीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अर्बन वर्सेज रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अर्बन होता है वो शहरी क्षेत्र होता है, तो शहरी क्षेत्र में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वहाँ पर मल्टीपल रिटेलर होते हैं, मल्टीपल रिटेलर ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। वहीं पर रूरल एरियाज़ के अंदर
किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? बेसिकली वे होल सेलर एंड लोकल रिटेलर्स के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो इसके इसके जैसे ये देखा जाता है। उसके बाद आता है कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कंपटीशन को ध्यान में रखकर जब आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे कंपटीटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जिस तरह की कंपटीटर की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है उसी के जैसे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो उसको आप बोलते हो कंपटीटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिस तरह से कंपटीटर ने अपनाया है उसी तरह से आप उसको फॉलो करते हो। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आप अपनाते हो, सेम प्रोडक्ट के लिए सेम आप अपनाते हो, तो उसको आप बोलते हो कंपटीटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है मार्केट सैचुरेशन। जब मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट आता है या पीक पे वो मार्केट आपकी होती है, तब आपके पास किस तरह का मार्केट स्ट्रेटजी अपनाते हो। हाईली कम्पिटिटिव मार्केट जब आपके पास होती है तब आपको बहुत अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल का यूज करना पड़ेगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन अपनाना पड़ेगा? अग्रेसिवली आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। न्यू और निश मार्केट है तब वहां पर सिलेक्टिव और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट चैनल का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है मार्केट डिमांड एंड ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आपके पास हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वो लग्जरी ब्रांड है और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं जो एंश्योर आपको हाई डिमांड, जिन प्रोडक्ट की हाई डिमांड है मार्केट के अंदर, जैसे कोका कोला है। अब कोका कोला अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट एवरी रिटेल स्टोर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हाई डिमांड है तो वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट। सीजनल एंड फ्लक्चुएटिंग डिमांड, कभी कभी आपकी डिमांड सीजनल होती है, किसी एक ही सीजन में आएगी। जैसे सर्दियों के टाइम में आप ऊनी वस्त्र पहनते हो तो उनकी डिमांड उसी समय पर होगी। कॉटन के कपड़ों की डिमांड आपकी गर्मियों में होगी। तो इसी तरह से सीजनल डिमांड जब आपकी होती है और ये फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू सीजन। टेम्परेरी ऑनलाइन सेल्स चैनल्स आपके होते हैं, जैसे ड्यूरिंग पीक डिमांड के ऊपर ही आप उनको, जब डिमांड होती है तभी आप उनको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप उसी समय पर अपनाओगे। सो ये थे आपके पास कुछ फैक्टर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। वेरियस थे, एक आपका रिलेटेड टू मार्केट था, एक आपका रिलेटेड टू प्रोडक्ट था, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आपके पास आता है चैनल मैनेजमेंट। अब चैनल मैनेजमेंट क्या होता है? तो चैनल मैनेजमेंट रेफर करता है एक ऐसी प्रोसेस को जो सिलेक्ट करती है, मॉनिटर करती है, ऑप्टिमाइज करती है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। ठीक है, कि एक कंपनी में जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी वो कस्टमर को कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसके लिए अगर सिलेक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग को अपनाया जाएगा, ठीक है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए जितनी भी मैनेजमेंट करी जाती है वो आपके चैनल मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये एंश्योर करता है कि जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही काम करें। आपके पास इंटरमीडिएटर कौन से हो सकते हैं? होल सेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। ये हैं आपके पास इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वस्तुओं को दे, लोगों को प्रोवाइड करवाए। ठीक है, एफिशिएंटली तरीके से प्रोवाइड करवाए, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यही इसका एक गोल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल मैनेजमेंट। अगर आप चैनल को मैनेज करके रखते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? तो मैक्सिमाइज मार्केट रीच एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। आप क्या कर सकते हो? इसके आधार के ऊपर आप मार्केट को रीच कर सकते हो, जितने भी आपके मार्केट को आप रीच कर सकते हो, मार्केट तक आप इजीली पहुंच सकते हो, प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू एफिशिएंट डिलीवरी। अगर आपके पास चैनल मैनेजमेंट अच्छे से रहेगा तो आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिला पाओगे, या जिस तरह की सेटिस्फेक्शन वो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको इंप्रूव करोगे अपनी सेटिस्फेक्शन को, एंड एफिशिएंट डिलीवरी आप उन तक पहुंचा सकते हो। ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ से अपनी कॉस्ट को भी आप कम कर सकते हो अगर आप चैनल मैनेजमेंट अच्छे से करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी को भी अर्न कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। जब चैनल मैनेजमेंट की जाती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस किसके ऊपर रहता है कि आप अपने इंटरमीडिएटरी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। तो यहाँ पे आपके रिटेलर के साथ, होलसेलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप आप बनाते हो और वहीं से वो आप कंज्यूमर की फीडबैक को आपके पास लेके आते हैं। उसके बाद आता है गेन अ कंपिटिटिव एडवांटेज बाय एंश्योरिंग बेटर सर्विस एंड प्राइसिंग। अब यहाँ से आप गेन कर सकते हो कंपिटिटिव एडवांटेज को, ताकि आप अच्छी सर्विस एंड अच्छी प्राइसिंग के ऊपर कंज्यूमर गुड्स को प्रोवाइड करवा सको। ठीक है, सो ये है आपके पास इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपके पास आता है प्रमोशन डिसीजन। ये है आपके पास लास्ट डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, फोर्थ डिसीजन। ठीक है, अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देख लिया, अब आप प्रमोट भी तो करोगे, कहाँ पहुँचाओगे आप चीज़ों को। अगर आपको पता होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, आपके कस्टमर कहाँ पे है, कहाँ से आपकी चीज़ों को परचेज किया जाएगा, तो एडवर्टीजिंग के माध्यम से आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो प्रमोशन डिसीजन के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ प्रमोट करोगे, इसी के ऊपर आप फोकस करोगे प्रमोट करने के लिए। टारगेट ऑडियंस तक आप तभी पहुंच सकते हो, ठीक है। एडवर्टीजिंग टीवी, डिजिटल, प्रिंट, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एडवर्टीजिंग कर सकते हो, सेल को प्रमोट कर सकते हो, डिस्काउंट देकर, कूपन्स देकर, कॉन्टेस्ट रखकर आप अपने सेल को प्रमोट कर सकते हो। पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर पब्लिसिटी करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, अच्छे से एडवर्टीजिंग कर सकते हो, दूसरों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट का, तो इसकी वजह से इंक्रीज होती है ब्रांड अवेयरनेस। आपके प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसके बारे में कंज्यूमर को पता चलता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, उसमें किस तरह के फीचर हैं, किस तरह की कैपेबिलिटी है, किस तरह की क्रेडिबिलिटी है, उसके बारे में पता चलता है कंज्यूमर को, और वो उसको परचेज करने के लिए प्रोत्साहित होता है अगर उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो यहाँ पर होता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको आप कंज्यूमर के माइंड में रख सकते हो कि नहीं, ये भी आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, तो इसी तरह से आप इसको प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है बूस्ट सेल एंड रेवेन्यू। अगर आपके पास प्रमोशन चैनल अच्छे से होगा, अगर आप अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, तो वहां से आपकी सेल को बूस्ट किया जा सकता है, रेवेन्यू को भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप इसमें ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाओगे, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को इनकरेज करोगे जो आपके कस्टमर को, ठीक है, इनकरेज करेगा, जिसकी वजह से आपकी सेल को बूस्ट किया जाएगा, रेवेन्यू भी आपका जनरेट होगा, ओके। उसके बाद आपका आता है डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीटर। आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट बताओ। एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आप कंज्यूमर को ये चीज़ बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कंपटीटर से क्यों बेटर है, आपके प्रोडक्ट में किस तरह की डिफरेंशिएशन है आपके कंपटीटर के रिगार्डिंगली, या कंपटीटर के प्रोडक्ट से किस तरह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से भी आप अपने मार्केट के अंदर क्राउड को जो है वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एक अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी से मार्केट आप बना सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। आप इसके माध्यम से कस्टमर के साथ अच्छी लॉयल्टी एंड ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हो, डिस्काउंट के ऊपर, एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस, कीप कस्टमर एंगेज। अगर आप कस्टमर को, लॉयल कस्टमर किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, जब आप फीडबैक उनकी लोगे, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करोगे, इसकी वजह से आपके कस्टमर के अंदर लॉयल्टी बिल्ड होती है एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमें इसको ही परचेज करना है क्योंकि इसकी सर्विसेज इज द बेस्ट होती है। उसके बाद आपके पास आता है एजुकेट कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट्स। अब कस्टमर को जो है, कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एजुकेट करना है कि प्रोडक्ट में किस तरह की आपके फीचर हैं, किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में हर प्रकार का अंडरस्टैंडिंग जो है उसको आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास आता है सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन। अब आपको क्या करना है, मार्केट एक्सपेंशन को सपोर्ट करना है कि किस तरह से मार्केट आपकी एक्सपैंड होगी। प्रमोशनल हेल्प्स बिजनेसेस एंटर न्यू रीजन एंड, अगर आपके पास अच्छा सा प्रोडक्ट होगा, अगर आप उसको प्रमोट करोगे, तो प्रमोट करने से आप अपने प्रोडक्ट को न्यू रीजन के अंदर, न्यू ग्रुप्स के अंदर, न्यू सेगमेंट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा सकते हो एंड उसके बारे में कंज्यूमर को बता सकते हो कि इस तरह का आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट प्रमोशन मिक्स। जिस तरह से आपने पढ़ा था प्रोडक्ट मिक्स, उसी के तरह से आपका होता है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। अब प्रमोशन मिक्स क्या होता है, द प्रमोशन मिक्स रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स बिजनेसेस यूजेस टू कम्युनिकेट विद इट्स टारगेट ऑडियंस। अब ये इस तरह का टूल्स होता है जो कम्युनिकेट करता है आपकी टारगेट ऑडियंस से। अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने टारगेट ऑडियंस को बताओगे, तो ये क्या करेगा, आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए आपको बताएगा कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन है, सेगमेंट आपने किया है, आप किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे अगर आपके पास प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी होगी। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास होता है। एडवर्टीजिंग, तो आप एडवर्टीजिंग कर सकते हो, एडवर्टीजिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। तो एडवर्टीजिंग आप पेड प्रमोशन थ्रू मीडिया के थ्रू आप पेड प्रमोशन कर सकते हो, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट के माध्यम से सेल को प्रमोट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव लगा सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, कॉन्टेस्ट आप चला सकते हो, इसके माध्यम से आप सेल को प्रमोट कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन जब आप सेलिंग करते हो उसको आप बोलते हो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके भी आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ा सकते हो। सो ये था आपके पास प्रोडक्ट मिक्स
डायरेक्ट मार्केटिंग करके भी, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन या ईमेल्स के माध्यम से आप पर्सनली कम्युनिकेट करके कंज्यूमर के साथ ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन कॉल से के माध्यम से जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताओगे तो वहाँ से वो इसके साथ रिलेट कर पाएंगे एंड इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इंश्योर करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है एडवर्टीजिंग। अब एडवर्टीजिंग क्या होता है? विज्ञापन। एडवर्टीजिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बता सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बता सकते हो, या पेड प्रमोशन एक कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। जब आप पेड करते हो किसी को, पेड के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट के लिए पेड करोगे, इन्फ्लुएंसर को कर सकते हो, टीवी को कर सकते हो, एक आप ऐड बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो। इसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाओगे कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये होता है एडवर्टीजिंग के माध्यम से, डिफरेंट चैनल के माध्यम से। जब आप अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, कंज्यूमर के साथ ये दूसरों को बताओगे, उसको आप बोलते हो एडवर्टीजिंग। अब टाइप ऑफ एडवर्टीजिंग क्या होता है? एडवर्टीजिंग आप कितने माध्यम से कर सकते हो? तो ट्रेडिशनल एडवर्टीजिंग आप कर सकते हो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, मैगजीन के माध्यम से, जैसा आपका पहले से किया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका। उसके बाद आता है डिजिटल एडवर्टीजिंग। अब आज के टाइम में आप डिजिटल एडवर्टीजिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला सकते हो, गूगल एड्स आप चला सकते हो, यूट्यूब प्रमोशन आप ले सकते हो। इसके माध्यम से भी आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों को बता सकते हो। आउटडोर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जैसे बैनर्स को लगा सकते हो, पोस्टर को आपने लगा दिया, बिलबोर्ड्स, ट्रेंड्स एड्स आपने लगा दी, तो ये आउटडोर एडवर्टीजमेंट होगी। उसके ऊपर आप बिलबोर्ड्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर सब कुछ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारियाँ लिखी हुई होंगी और उसको आप लगा दोगे, बैनर्स को आप लगा दोगे और उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पाएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हायर करते हो, उसको आप पेड करते हो कुछ पैसे, और उसके माध्यम से वो आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं। नेटिव एडवर्टीजिंग होती है, जब स्पॉन्सर्ड कंटेंट के साथ आप अपने कंटेंट को ब्लेंड करते हो, मिलाते हो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजिंग होती है। जैसे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे होता है, वो अपना कंटेंट वहाँ पर बताते हैं, कंटेंट बताते बताते वो आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करते हैं, उसी के रिगार्डिंगली ही वो आप अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उसको आप बोलते हो नेटिव एडवर्टीजिंग। तो इसके माध्यम से भी ज़्यादा कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होते हैं और उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजिंग। अब एडवर्टीजिंग के बेनिफिट भी वही हैं जो आपके प्रमोशन मार्केटिंग के एडवर्टीजिंग थे, जो आपके प्रमोशन मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस थी, वही इसके बेनिफिट्स हैं। सेम है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब इसके अकॉर्डिंगली आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, सेल को, रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, रीच अ लार्ज ऑडियंस। एडवर्टीजिंग के माध्यम से आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, उस ऑडियंस तक ही पहुंच सकते हो जहां पर पहले आप नहीं पहुंचे थे, या ऐसे जहां पर आपका फिजिकली वहां पर पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो वहां पर एडवर्टीजिंग के माध्यम से आप पहुंच सकते हो। बिल्ड कर सकते हो कस्टमर का ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एडवर्टीजिंग के माध्यम से। हेल्प डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर। अब यहाँ पे कंपटीटर से भी डिफरेंशिएट आपको मिल जाता है। आपके प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के बारे में, आप अपने प्रोडक्ट की नेचर के बारे में, उसकी किस तरह के फीचर हैं उसके बारे में आप बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जो आप कंपटीटर के प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है। तो ये था आपके पास इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हैं डेवलपिंग एन एडवर्टीजिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है? अब डेवलपिंग एन एडवर्टीजिंग प्रोग्राम को आप अपने एडवर्टीजिंग प्रोग्राम को किस तरह से डेवलप कर सकते हो, किस तरह से बढ़ा सकते हो। जैसे आपने पढ़ा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसी के जैसा है आपका एडवर्टीजिंग प्रोग्राम डेवलप। जब आप एडवर्टीजिंग के माध्यम से एक स्ट्रेटजीज बनाते हो, आप अपने मैसेजेस को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हो, अचीव करते हो बिजनेसेस के गोल को, उसको आप बोलते हो डेवलपिंग एन एडवर्टीजिंग प्रोग्राम। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर आपको एडवर्टीजिंग प्रोग्राम को डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एडवर्टीजिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप एडवर्टीजिंग करोगे तो एडवर्टीजिंग करने का ऑब्जेक्टिव आपको क्या है, इसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। क्या आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है। अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताना है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। ये डिराइव सेल एंड रेवेन्यू, या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए आप एडवर्टीजिंग कर रहे हो, या प्रमोट कर रहे हो कस्टमर की लॉयल्टी को। कस्टमर की लॉयल्टी को आपको बढ़ाना है, ट्रस्ट को बढ़ाना है, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना है, इसके लिए आप एडवर्टीजिंग कर रहे हो। या एजुकेट कस्टमर, या कस्टमर को एजुकेट करने के लिए आप एडवर्टीजिंग कर रहे हो। तो आपका मोटिव क्या है, इसके पीछे का आपको मोटिव देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली जब आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजिंग प्रोग्राम करते हो, डेवलप करते हो, तो उसको आप बोलते हो डेवलपिंग अ
डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, तो ये है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को देखोगे, उसके बाद आप टारगेट ऑडियंस को देखोगे कि आपका देखोगे अब टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी रहेगी, कि आप डेमोग्राफिकली टारगेट करोगे या साइकोग्राफिक आप टारगेट करोगे, बिहेवियरली आप पैटर्न को टारगेट करोगे। बिहेवियर में आपका आएगा बाइंग हैबिट्स, मीडिया कंजम्पशन, किस तरह से वो कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से बाइंग हैबिट्स उनकी है। साइकोग्राफी में आएगा आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है, वैल्यूज आपकी कैसी है, इसके माध्यम से जब आप परचेज करते हो। डेमोग्राफी के हिसाब से जब आप एज, जेंडर, इनकम के हिसाब से अपने मार्केट को सेगमेंट करते हो, तो ये आपके पास बेसिस आते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डेवलप एडवर्टाइजिंग मैसेज, उसके बाद आप अपना मैसेज को डिलीवर करोगे, डेवलप करोगे कि किस तरह का मैसेज आपको अपने प्रोडक्ट के माध्यम से कंज्यूमर को देना है। जैसे आपके पास ये हो सकता है फेना ही लेना, ये आपके पास स्लोगन है, किसी भी प्रोडक्ट का स्लोगन है, ठीक है। और भी कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऐसे स्लोगन्स होते हैं, मुथूट फाइनेंस का हो सकता है, कोई भी आपके पास हो सकता है जो स्लोगन होता है, तो वो इजी हो सकता है। जैसे आपको मैंने अच्छा बताया फेना ही लेना, तो फेना आपके पास प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड का नेम है, और उसी से ऐसा फेना ही लेना, तो ये आपके पास अच्छा स्लोगन है, सिंपल है, इजी टू राइट है, क्लियर है, इंगेजिंग है, परसुएसिव है, मेमोरेबल है, जिसको आप याद रख सकते हो इजीली। सो इस तरह के कैची स्लोगन आपका होना चाहिए जिसको आप इजीली कैच कर सको, ठीक है। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजिंग मैसेज आप अपना देखोगे, डेवलप करोगे। उसके बाद आप चूज द राइट एडवर्टाइजिंग मीडिया, उसके बाद आप अपना एक एडवर्टाइजिंग मीडिया को चूज करोगे कि किस माध्यम से आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, क्या ट्रेडिशनल मीडिया होगा या डिजिटल मीडिया होगा। ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर आपका टेलीविजन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, और डिजिटल मीडिया के अंदर आपका पास आएगा सोशल मीडिया एड्स, सर्च इंजन एड्स, यूट्यूब एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब आपका आएगा किसमें, ये सब आपका डिजिटल मीडिया के अंदर। उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग के लिए बजट भी सेट करोगे। अब आपने ऑब्जेक्टिव बना दिए, आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, आपने चूज कर लिया, अब उसके बाद आपको है एडवर्टाइजिंग बजट, कि आपके कंपनी का साइज क्या है, रेवेन्यू कितना आपको जनरेट करना है, तो उसके हिसाब से आप जो है एडवर्टाइजिंग जो है बजट बनाओगे। उसके बाद आप बजट बनाओगे, मीडिया की कॉस्ट कितनी आई है, टीवी के ऊपर कितनी कॉस्ट है, सोशल मीडिया एड्स के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, कैंपेन जब आप चलाओगे उस फ्रीक्वेंसी में आपका कैंपेन की कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न उससे आएगा, या जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो वो भी तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से आपको कितनी इनकम होगी, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उस सब को देख कर आप एक बजट को सेट करोगे। उसके बाद एग्जीक्यूट एंड लॉन्च द कैंपेन, उसके बाद आप लॉन्च करोगे एंड कैंपेन को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। प्रोड्यूस द एड कंटेंट, अब आप अपने एड कंटेंट को प्रोड्यूस करोगे, शेड्यूल करोगे, कैंपेन को मॉनिटर, इनिशियल परफॉर्मेंस को भी आप यहाँ पे देखोगे, तो इस तरह से आप एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आप मॉनिटर एंड इवेलुएट, अब आप देखोगे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हुए हैं, क्या आपका मेजर सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी आपको इंप्रेशन के थ्रू रीच मिली है। जैसे आपके पास यूट्यूब के ऊपर आपका कोई चैनल होता है तो उसके ऊपर आपको इंप्रेशन आते हैं, वहीं पर फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आपका चैनल होता है, वहाँ पर आपको इनसाइट आते हैं। से होता है रीच एंड इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, कितना क्लिक करके आपके प्रोडक्ट्स तक लोग पहुंच पा रहे हैं, इंगेजमेंट आपके प्रोडक्ट से कितनी हो रही है, सेल्स को कितना कन्वर्जन आपका किया जा रहा है, तो ये सब आपके आएंगे। जब आप एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करोगे तो उसके लिए आपको इन सब प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है पर्सनल सेलिंग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, क्या होता है। सो पर्सनल सेलिंग आपके पास होता है कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जाता है, जब पर्सन टू पर्सन चीज़ों को बेचा जाता है, आपका सेलर भी सामने होता है, आपका कंज्यूमर भी सामने होता है। सेलर आप प्रोडक्ट को खोल कर दिखा कर अच्छे से उसके बारे में बताता है, और कंज्यूमर वहीं से देखता है क्या उसको पसंद में आ रहा है, नहीं आ रहा। फेस टू फेस जब कम्युनिकेट किया जाता है, फेस टू फेस जब चीज़ों को बेचा जाता है, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जब पर्सनली प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उसको आप पर्सनल सेलिंग बोलते हो। यहाँ पर एक सेल पर्सन होता है, सेल पर्सन पोटेंशियल कंज्यूमर के साथ मिलता है और उसको प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, सर्विस के बारे में सारी नॉलेज उसको देता है और देखता है, कम्युनिकेट करता है फेस टू फेस डायरेक्टली, उसको आप बोलते हो पर्सनल सेलिंग, ठीक है। ये कहाँ पर कॉमन होता है, इट इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, कस्टमाइजेशन और नेगोशिएशन। जहाँ पर आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है, नेगोशिएशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सच एज रियल एस्टेट में आप इसको प्रयोग कर सकते हो, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर सकते हो, इंश्योरेंस में एंड B2B सेल्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हो। तो ये होता है आपका पर्सनल सेलिंग। अब ऐसे इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल सेलिंग की,
या ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो पर्सनल सेलिंग के होते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, है ना। अच्छा रिलेशनशिप कर पाओगे क्योंकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, डायरेक्टली फेस टू फेस आप बातचीत करते हो, जिससे आप अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज भी आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन। अब जिस तरह के सोल्यूशन कंज्यूमर को चाहिए होते हैं, क्योंकि रियल टाइम में आपको वहाँ पर फीडबैक मिलती है, उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग जब आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हो, कस्टमर को कस्टमाइज सोल्यूशन आप वहीं पर दे सकते हो। इसके लिए प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन ये प्रोवाइड आपको करवाते हैं। उसके बाद इंक्रीज सेल एंड कन्वर्जन। इसके हिसाब से जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो सेल को, क्योंकि आपको रियल टाइम में पता रहता है कि आपने कितने प्रोडक्ट को सेल करा, कितनी आपकी सेलिंग कॉस्ट है, कितना आपने सेल करा। तो एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन के कंपैरिजन से देखा जाए तो हाई सक्सेस रेट आपका किस में है, पर्सनल सेलिंग के माध्यम से है। उसके बाद एजुकेट कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट। आप पर्सनली आप कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, यूज़फुल हैं, टेक्निकल है, एक्सपेंसिव है, न्यू प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में आप फुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत जहाँ पर होती है, उसकी सावधानियाँ क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, उसमें क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इन सब के बारे में आप एजुकेट कर सकते हो कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हेल्प्स इन मार्केट रिसर्च। अब ये आपके मार्केट रिसर्च में भी हेल्प करते हैं, सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस, गेट डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर अबाउट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंप्लेंट्स। अब मार्केट रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है, कंज्यूमर से फीडबैक किस तरह से ली जाएगी, तो उसके डायरेक्टली फीडबैक आप लेते हो और मार्केट को रिसर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के बेसिस के ऊपर। उसके बाद आपके पास आता है गिव बिजनेस अ कम्पिटिटिव एज। अब यहाँ से जो बिजनेसेस, जो कंपनियाँ आपके पर्सनल सेलिंग के अंदर जुड़ जाती हैं, पर्सनल सेलिंग वो करती हैं जो कंपनियां, उनको कम्पिटिटिव एज मिलता है, वहाँ वो बिजनेसेस में कम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल जाती है, क्योंकि आप पर्सनली डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कंपटीशन से क्यों बेटर है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये था आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। उसके बाद हम देखते हैं सेल प्रमोशन क्या होता है। जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म में जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो, इंक्रीज करते हो डिमांड को, बूस्ट करते हो सेल को एंड इंक्रीज करते हो ट्रायल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जिसके अंदर आप डिस्काउंट, कूपन, कॉन्टेस्ट, फ्री सैंपल्स एंड लिमिटेड टाइम ऑफर्स को डालते हो, देखते हो, तो वो आपका आता है। सेल को प्रमोट करने के लिए जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उसको आप सेल प्रमोशन बोल दिया। सेल को प्रमोट करना है ना सेल प्रमोशन के माध्यम से, तभी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसको आप बोलते हो सेल प्रमोशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन क्या रहेंगे आपके पास, तो यहाँ पे इंक्रीज सेल वॉल्यूम, इसके माध्यम से आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हो सेल वॉल्यूम को। सेल वॉल्यूम को आप इसके बढ़ा सकते हो। जब सेल प्रमोशन करोगे तो उसका मोटिव ही तो सेल प्रमोशन करना होगा, सेल को बढ़ाना होगा, तो सेल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको चीज़ों को परचेज, उसको चीज़ों को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। अब आप अट्रैक्ट न्यू कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, इसके माध्यम से नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे पर्सनल सेल को प्रमोट कर रहे हो। सेल प्रमोट करने फर्स्ट टाइम बायर को आप प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए देते हो, अगर उनको अच्छे लगते हैं तो आप उनको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को वो देखते हैं और कस्टमर को भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमने इसको यूज़ किया है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो इस तरह से आप नए नए प्रोडक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है इनहेंस ब्रांड अवेयरनेस। अब इसके माध्यम से आप अपने ब्रांड के अवेयरनेस को भी बढ़ा सकते हो, विजिबली आप अपने प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में बढ़ा सकते हो। जब आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हो तो सोशल मीडिया एंगेजमेंट आप इससे अच्छे से बढ़ा सकते हो। इनकरेज ब्रांड स्विचिंग, अब इसके माध्यम से आप इनकरेज करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, आप ब्रांड को स्विच करवा सकते हो, दूसरों के प्रोडक्ट को आप अपने प्रोडक्ट में स्विच करवा सकते हो। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, अब इसके माध्यम से आप कस्टमर की लॉयल्टी को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड रिपीट परचेज जब वो करते हैं तो इससे कंज्यूमर की लॉयल्टी में इनहेंस होता है। तो चलिए ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन को देखा, पर्सनल सेलिंग को देखा, इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा, प्राइस तो नहीं, प्लेस डिसीजन को हमने देखा, प्रमोशन डिसीजन को हमने इसमें लिया देखा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल की इसकी लास्ट क्लास लगेगी, इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब कल की क्लास में इसमें हमें थोड़ा सा ही बचता है, तो उसको हम कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
कोशिश क्या करेंगे, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ में जिसको इसके नोट्स चाहिए होंगे वो टेलीग्राम लिंक के ऊपर जाकर इसके नोट्स भी ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।